बीएससी पार्ट वन के स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी, केमिकल बॉन्ड के बारे में बताएंगे। केमिकल बॉन्ड जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि ये 3 तरह के होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है आयनिक बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की व्याख्या यहाँ पे हम करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल में परमाणु जब समान विद्युत के होते हैं और परमाणु कक्षक आपस में अध्यापन करते हैं तब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी समझाने के लिए जो थ्योरी दी गई हैं वो मुख्यतः 2 हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। नंबर 1 है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्ता बंध सिद्धांत, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, अणुकक्षक सिद्धांत। तो अभी हम जो पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर व्याख्या करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड की व्याख्या करने के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी। ये 1927 में हाइटलर तथा लंदन ने दी गई थी। उसके पश्चात 1933 में इसमें संशोधन किया था, पॉलिंग तथा स्लेटर ने सुधार किया, जिससे कि जो रिजल्ट आए वो पॉलिंग तथा स्लेटर के द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त हुए, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, वो काफ़ी सटीक प्राप्त हुए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर सुधार किया पॉलिंग तथा स्लेटर ने 1933 में। ये जो सिद्धांत है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो सिद्धांत निर्भर करता है LCAO थ्योरी पर। LCAO का फुल फॉर्म है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अर्थात परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन से ये बनते हैं। तो यहाँ पे परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, उनमें आपस में अध्यापन होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कहता है कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के आधार पर हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो लोकलाइज्ड बॉन्ड बनता है, यानी कि ये जो बॉन्ड बनेंगे वो जो संयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, या हम यूँ कहें युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों ही परमाणु के ठीक बीच में स्थित होते हैं यदि उनकी विद्युत समान होती है। तो इस तरह से बताया था कि ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, स्थानीकृत है। और इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस इस तरह से हैं कि परमाणु कक्षक जो जिनके बीच में बॉन्ड बनता है वो परमाणु कक्षक एक दूसरे की ओर आते हैं और वो समान एक ही दिशा में आते हैं, और उनके नंबर 2 है जितना अधिक अध्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनता है। तीसरा, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा वाले होते हों, और बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हों, अयुग्मित हों, और जहाँ तक संभव हो कि अध्यापन में करने वाले भाग लेने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो कैसे हों, संकृत हों, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड हों। तो ये जो सिद्धांत दिया इस तरह से जो है बताया था, जो कि सिंपल सा है कि दोनों परमाणु कक्षक ये दोनों परमाणु जब नज़दीक आते हैं तभी जाके अध्यापन होगा, और अध्यापन जितना अधिक होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा। और जो परमाणु कक्षक में है जिनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए और अयुग्मित होनी चाहिए, तभी जाकर के ये बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु कक्षक ये है HA और दूसरा है HB, और दोनों यहाँ पे अध्यापन करते हैं। हाइड्रोजन का वनस कक्षक, दूसरे हाइड्रोजन का वनस कक्षक, और इनमें दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे, जिससे कि इनके बीच में आकर्षण बल होगा। क्योंकि अपोजिट स्पिन होगा तो इनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत होगा, एक N पोल होगा तो एक S पोल होगा, दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, और इस तरह से यहाँ पर अध्यापन होगा। तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट स्पिन होने की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पर इस
Ha का इलेक्ट्रॉन Hb के न्यूक्लियस से आकर्षित होता है, इसी तरह से Hb का इलेक्ट्रॉन Ha के न्यूक्लियस के द्वारा आकर्षित होता है। तो इस तरह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कार्य करता है, और उसके पश्चात जो है बॉन्ड बनता है वो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे पाई जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो दोनों ही न्यूक्लियस के बीच में है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो है इस तरह से आता है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सर्वाधिक कहाँ है, इन दोनों नाभिकों के बीच में है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया था। आगे जब जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल समान एक ही अक्ष पर आते हैं, समअक्षीय अद्व्यापन होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। लेकिन जब ये दोनों परमाणु कक्षक एक दूसरे के अक्ष एक दूसरे के नज़दीक जो समाक्षी ना आकर के उस अक्ष के परपेंडिकुलर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर माना कि अध्यापन कक्षक अध्यापन जो अक्ष है वो जेड अक्ष है और पी एक्स ऑर्बिटल आते हैं, तो जेड अक्ष के प्रति दोनों ही ऑर्बिटल पी एक्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। और जब इस तरह से दोनों नज़दीक आते हैं तो यहाँ पे जो समपार्श्विक अध्यापन होगा और पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिग्मा तथा पाई बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बनते हैं। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदलती है और किस तरह से यहाँ पर हम जो इनके लिए वेव फंक्शन साई, क्योंकि यहाँ पर दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं ए और बी, He और Hb, इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इनका जो वेव फंक्शंस होगा पूरे सिस्टम का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वो हम निकाल सकते हैं। तो वो हमने निकाला है psi1 इक्वल टू psi a1 psi b2। यहाँ पर psi a1 क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल A में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ऐसे ही psi b में दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि B में उपस्थित है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन यहाँ पर जब अध्यापन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, विभेद नहीं कर सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक ऑर्बिटल का है, अतः ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो संभावना ये बनती है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी हो सकता है कि Ha2 Hb1 यानी कि B का इलेक्ट्रॉन A के पास पहुंच जाए और एक इलेक्ट्रॉन B के पास पहुंच जाए, तो उस स्थिति में जो psi2 होगा वेव फंक्शन होगा वो psi a2 psi b1 होगा। अब हम इनका लीनियर कम्बिनेशन करते हैं, तो लीनियर कम्बिनेशन करते हैं, दोनों परमाणु आपस में आकर के मिश्रित हो जाते हैं, परमाणु कक्षक आपस में अध्यापन कर लेते हैं और अणु कक्षक बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि मिश्रण होने के पश्चात जो वेव फंक्शंस होगा साई प्लस वो C1 psi1 C2 psi2 C1 यहाँ पे C1 C2 कांस्टेंट हैं जो कि ओवरलैपिंग कांस्टेंट हो कहलाते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन इनमें psi1 का है, कितना psi2 का है, क्योंकि दोनों परमाणु की ऊर्जा बराबर है, आइडेंटिकल है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, तो निश्चित रूप से C1 और C2 के मान जो कॉम्बिनेशन कांस्टेंट है वो समान होंगे। तो यहाँ पर हम C1 और C2 के लिए एक नया C मान सकते हैं, और साथ ही साथ psi1 और psi2 भी यहाँ पर लगभग समान होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो वेव फंक्शन मिले हैं साई प्लस और साई माइनस, साई प्लस का बनता है जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन समान फेज में होते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और बॉन्डिंग यानी कि बॉन्ड बनता है, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो साई प्लस होगा। और जब दोनों अपोजिट फेज में आते हैं psi1 और psi2, तो उस स्थिति में कैसा होगा, बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से यहाँ पे साई प्लस और साई माइनस जो वेव फंक्शन है, जो कि दोनों ही संभावना बनती है, इलेक्ट्रॉनों का अध्यापन दोनों ही तरह से हो सकता है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। जब समान चक्रण में होते हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों ही एस या एन पोल वाले होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का समान होता है, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उस स्थिति में ना होकर के जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है,
अध्यापन ना होकर के ये कैसा होता है, रिपल्सन होते हैं। दोनों ही नाविकों के बीच में क्या है, रिपल्सन है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिपल्सन दिखा सकते हैं, ये इस तरह से रिपल्सन हो रहा है। तो ये साई माइनस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जब दोनों ही परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होते हैं तो एक का मैग्नेटिक फील्ड एन होगा, दूसरे का एस होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिसके कारण से एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे और नज़दीक आते आते एक स्थिति ऐसी होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, जहाँ पर सर्वाधिक कम ऊर्जा होगी जो कि इसकी स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करेगा, जो कि इसके मॉलिक्यूल्स को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होती है और मिनिमम ही डिस्टेंस होती है दोनों ही न्यूक्लियस के बीच में, और जैसे ही इससे कम एनर्जी डिस्टेंस की जाती है तो वैसे ही वापस एनर्जी बढ़ती जाती है, जो इंडिकेट करता है कि इससे ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है मॉलिक्यूल, इसके पश्चात कैसा होगा, रिपल्सन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके बॉन्डिंग को बताते हैं। तो इस तरह से इनके बॉन्डिंग को इस तरह से हम भी दिखा सकते हैं, HA HB। तो यहाँ पर जनरली होता क्या है, दोनों की कोवलेंट एनर्जी की जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों ही एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरली दोनों के बीच में ही स्थित होती है, और इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही परमाणु के बीच में स्थित होते हैं। लेकिन किसी एक समय संभावना ये भी बनती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक नाभिक के नज़दीक ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वेव के फॉर्म में होते हैं। और वेव के जल्दी जल्दी फास्ट मूवमेंट की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस पर आ जाते हैं। तो उस स्थिति में एक पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों ही संभावना बनती हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर कहलाती हैं इसकी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती हैं। यहाँ पर HA और इस HB को इस तरह से दिखाते हैं, ये तो तुम्हारा है इस तरह से मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन संभावना ये भी बनती है कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर भी बन सकती हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस के पास पहुँच करके उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आयोनाइज नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह की संभावना बनती है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक पे हों तो उस स्थिति में एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, और उस स्थिति में ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। और इनका भी कंट्रीब्यूशन कर दिया जाए इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर हमें जो वेव फंक्शंस मिलता है वो इनमें पहले वाले वेव फंक्शन को सुधार किया था कि psi A1 psi2 ये तो तुम्हारा स्टार्टिंग में था। तो टोटल वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, psi प्लस, जो कि psi प्लस क्या था, C1 ऊपर दिखा रखा है, psi प्लस था C1 psi A1 psi B2 प्लस C2 psi A2 psi B1। अब इसमें हमने कंट्रीब्यूट कर दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि फर्स्ट और सेकेंड का। तो ये यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो हमने इस तरह से दिखा रखा है वेव फंक्शन, वो है ये वेव फंक्शन इस तरह से दिखा रखता है। आयनिक स्ट्रक्चर है psi A1 psi A2 यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास हों, प्लस psi B1 psi B2 यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन B के पास हो। तो इस तरह से संरचना 1 और 2 इनका एडिशन करके यहाँ पे psi I मिला है, और psi टोटल जो होगा वेव फंक्शन वो psi प्लस प्लस लेमडा psi I होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो आयनिक कैरेक्टर हैं मॉलिक्यूल के अंतर्गत उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और इस तरह से यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट करके इसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी निर्धारित की वो 102.8 कैलोरी पर मोल होती है आई, और इसकी जो रेडियस मिलती है वो 0.74 मिलती है, जो कि काफ़ी नज़दीक होते हैं किसके, प्रायोगिक मानों से। तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ये BBT थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। BBT थ्योरी के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड की व्याख्या की गई और काफ़ी सटीक आंसर मिलते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में काफ़ी हमें सटीक आंसर मिलते हैं जो कि प्रायोगिक मान से काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो इस तरह से ये सक्सेस होती है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन है वो हम यहाँ पे बताते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध के लिए साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंधित परमाणुओं से एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है, यानी कि दोनों का ही
दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल पे एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, तभी जाके बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की व्याख्या नहीं करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बताया था हमने पिछले लेक्चर में, बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में असमान साझा होता है, एक दाता होता है, एक ग्राही होता है, एक लॉन पेयर देता है, दूसरा ग्राही ग्रहण करता है। तो इस तरह से जो होता है तो उसकी व्याख्या शेयरिंग ही होती है, लेकिन यहाँ पे असमान या अनइक्वल शेयरिंग होती है, उसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उसकी व्याख्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं करता है। दूसरा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कैसा है, कैरेक्टर कैसा रखता है, पैरामैग्नेटिक रखता है। और जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों जो इसे कैरेक्टर आएंगे वो कैसे आएंगे, डायमैग्नेटिक आते हैं। तो इसकी व्याख्या ये नहीं करता है। तीसरा, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन है, H2+ आयन है, तो H2+ आयन में जो बॉन्डिंग होती है ये स्टेबल भी है कुछ समय के लिए, और बॉन्डिंग भी होती है। तो इसकी बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है ये नहीं बताता है, क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्ड बनता है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो कभी कभी कुछ अणुओं के लिए एक से अधिक संभावित संरचनाएं भी लिखनी पड़ती हैं, जिनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, और उनकी व्याख्या नहीं करता। हालांकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पॉलिंग और स्लेटर ने बताया है, इसमें संशोधन किया था। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हमने 2 संरचना बताई थी, Ha-HB+, इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ही है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या शुरुआत में नहीं बताया था, लेकिन बाद में ये कंसेप्ट जोड़ा गया था पॉलिंग के द्वारा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा। और तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुरुआत में नहीं बताई गई, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत बाद में कोवलेंट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंसेप्ट को भी जोड़ा गया, जो कि हम आगे बताएंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, आज इतना ही।